नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल और मैं हूं शिव मिश्रा। जैसा अपना कमिटमेंट है उसके अनुसार हम यहां दूसरा एपिसोड लेकर इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पर हाजिर हुए हैं। आज हम कल जो हमने एपिसोड शूट किया था उसी से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल हमने बताया था आपको कि वायु प्रदूषण क्या होता है और वायु प्रदूषण के लिए कौन कौन से फैक्टर या कौन कौन से प्रदूषक मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं या क्या समाधान हैं। तो बहुत सारे समाधान तो आपके इर्द गिर्द हैं। बड़ी तेजी से जो माहौल, बड़ी तेजी से फिजा बदल रही है और अब सचमुच में ऐसा लगने लगा है कि हम धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं अपने पर्यावरण के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति। आप देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी, सामुदायिक स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी लोग सक्रिय हुए हैं और लगातार इन पर काम हो रहा है। मतलब ये कहना बिल्कुल ही अनुचित होगा कि सिर्फ सारे प्रयास सिर्फ कागजी हैं। सारे प्रयास कागजी नहीं रह गए हैं। आज की डेट में, आज की तिथि में, आज की डेट में बहुत सारे जो प्रयास हैं वो हमें रियल ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। उनमें से कुछ एक पर हम चर्चा करेंगे सिस्टमैटिक। कुछ एक तो बहुत सामान्य है और कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करते हैं कि आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे। अब वायु प्रदूषण के समाधान जैसा विषय है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही सामान्य पॉइंट्स हैं एंड यू नो बेटर। जैसे कि पहला पॉइंट यही है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके उपयोग को बढ़ावा देना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अर्बन पॉल्यूशन है, यानी जो शहरों में, नगरों में जो प्रदूषण है उसका एक मुख्य कारण है दो पहिया, चार पहिया वाहन और मल्टी एक्सल व्हीकल्स, यानी बड़े वाहन जैसे बस, ट्रक एटसेट्रा। तो इनसे होने वाले प्रदूषण, इनसे होने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक बेहतर समाधान है, एक बेहतर प्रयास है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम भी चलाई जिसको कहा जाता है फेम, फेम इंडिया। ओके, तो फेम इंडिया नाम से एक योजना भी चलाई जिसके तहत वो बैटरी से चलने वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके उपयोग को, उनके उनके खरीदारी को, उनके सेल आउट को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इंट्रोडक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो प्रचलन है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। बट फिर भी अभी उस हद तक या उस सीमा तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोगों के द्वारा उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं जिस सीमा तक उपयोग में लाया जाना चाहिए था। उसके पीछे कुछ मुख्य वजह है। जैसे आप देखोगे कि शहरों में जो ऑटो चलते हैं, जो ऑटो टैक्सी चलती हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, यानी वो बैटरी से चलने वाले टैक्सीज हैं। शहरों में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह स्कूटर से
जाते हैं, आज बड़े पैमाने पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को किसी भी शहर में मिल जाएंगे। ओके, बट अगर हम हाईवेज पर देखें, अगर हम लंबी दूरी का जो एक डिस्टेंस होता है, लंबी दूरी के जो डेस्टिनेशंस होते हैं उन पर देखें तो वहाँ पर आपको इनकी संख्या कम नज़र आएगी। उसके पीछे कुछ मुख्य वजह है। मुख्य वजह है कि जो एक तो हमारे पास अभी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सपोज कर लीजिए कि आप एक इलेक्ट्रिक कार ले लेते हैं और आपको 500-700 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर या किसी दूसरी जगह जाना है, तो एक बड़ी समस्या जो है वो ये है कि बीच में अगर वो कार डिस्चार्ज हो गई तो उसका चार्जिंग पॉइंट कहाँ ढूंढोगे आप, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा जो एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी हमारे देश में बहुत महंगे हैं, है ना। अगर जैसे बताया जाता है कि अगर आप डीजल कार यूज करते हो तो डीजल कार का पर किलोमीटर आपका जो खर्चा है, कॉस्टिंग है, वो 10 से 12 रुपए तक आती है एक अच्छी कार। वही अगर उसी रेंज में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार यूज करते हो तो उसका खर्चा पर किलोमीटर 1 से 1.5 रुपए तक मैक्सिमम आ सकता है। तो यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर सपोज कर लीजिए हमें 200 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है तो 300 रुपए में हम 300 रुपए का हमारा जो कॉस्टिंग आएगी और हम बड़े आराम से वहाँ जा सकते हैं। जबकि यही चीज़ अगर हम डीजल पेट्रोल की कार की बात करें तो वो हज़ारों में पहुँच जाती है। तो यहाँ तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब हम कार खरीदने जाते हैं तो इनिशियल जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट ऐसे मान के चलिए कि एक रेंज में जो 20-22 लाख रुपए तक की कार है, उसी रेंज में अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने जाते हो तो उसकी कॉस्ट 35 लाख रुपए तक हो जाती है। यानी 10 से 15 लाख रुपए इलेक्ट्रिक कार महंगी है। ये एक दूसरी प्रॉब्लम है, एक दूसरी समस्या है। एक तीसरी जो प्रॉब्लम है, तीसरी समस्या है, ये है कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का देश है, यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो कई ऐसे मामले सामने आए जिससे लोग डर जाते हैं कि बैटरी फट जाती है। हालांकि ये प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे कंपनीज ने रिजॉल्व किया है, इस समस्या को धीरे धीरे कंपनी ने कम किया है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनके कारण जिस हिसाब से चलन में आना चाहिए था इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी भी उस हिसाब से चलन में नहीं आया है। इसी के साथ एक दूसरा जो उपाय है, वो उपाय ये है कि सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग को बढ़ावा देना। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इंडिविजुअल अगर कहीं कार लेके आपको जाना हो तो उसकी जगह हम बस से जा सकते हैं, या ट्रेन का यूज कर सकते हैं, जो इंटरसिटी ट्रेन्स चलती हैं। बट उनमें एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि भाई बस में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी थोड़ी दूर पर बस रुक रुक के चलती है, उसका कोई बहुत भरोसा नहीं होता है कि कहाँ रुकेगी, कहाँ चलेगी। टाइम का कंजम्पशन बहुत होता है, रोड पर सड़कों पर भीड़ बहुत होती है, रस बहुत होती है। कई बार जो है वो बड़ी बड़ी बसें जो है घंटों जाम में फंसी रहती हैं। तो इन सब कारणों के कारण लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जो लोग सक्षम हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचने लगे और अपने पर्सनल व्हीकल को ज़्यादा यूज करने लगे। लेकिन फिर गवर्नमेंट का जब ध्यान इन सब समस्याओं की तरफ गया तो वो एक नया कॉन्सेप्ट आया स्मार्ट सिटी में कि भाई स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत हम मेट्रो ट्रेन चलाएंगे, जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा सुविधाजनक है। इससे समय की बचत होती है, इससे जाम की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। और नेक्स्ट जो तीसरी बात रही कि इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके हम पिछले 10 सालों में, 15 सालों में देख रहे हैं
कि मेट्रो रेल का चलन, मोनो रेल का चलन शहरों में बढ़ रहा है। तो वही मैं कह रहा हूं कि चीजें बदल रही हैं, हमारी आंखों के सामने बदलाव हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट जो सबसे सबसे बम्पर समाधान है, या सबसे सबसे इफेक्टिव जो टूल है, दैट इज प्लांटेशन। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। इस दिशा में एनजीओ, बहुत सारे जो इंडिविजुअल, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इवन गवर्नमेंट इटसेल्फ, सरकार भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो यहाँ तक आह्वान किया कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम। तो इस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दे करके जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहा जाता है, जो पेड़ होते हैं, जो वन होते हैं, वो फिल्टर की तरह काम करते हैं, इन्वायरमेंट के क्लीनर की तरह काम करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट है पराली प्रबंधन। ये एक पराली आप लोग जानते होंगे, जो हमारी धान की फसल होती है या गेहूं की फसल होती है। आजकल क्या होता है कि हार्वेस्टर, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो इन फसल की क्रॉप्स को, यानी कि बाली जो होती है, अनाज जिनमें लगा रहता है, बाली यानी उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसको काट लेती है और बाकी की पूरी फसल खेत में खड़ी रह जाती है। फिर उसको काटना, हालांकि मशीनें उसको काटने के लिए और काट के भूसा बनाने के, भूसा में कन्वर्ट करने के लिए मशीनें आ चुकी हैं, बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जॉब हो जाता है। तो किसान क्या करते हैं कि उस खड़ी फसल को काटने की बजाय उसमें खड़ी फसल में ही, मतलब खड़ी फसल का मतलब क्रॉप हटा के, हार्वेस्टर से कटाई के बाद अनाज घर में पहुंच गया, इसके बाद किसान क्या करता है, खेत से इस कचरे को मुक्त करने के लिए वो आग लगा देता है। तो ये पंजाब में, हरियाणा में, इवन उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में, मध्य प्रदेश में ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। तो इसका मैनेजमेंट देखना होगा। पराली जलाने पर कठोर जो दंड का प्राविधान करना होगा, क्योंकि आज ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने होंगे। तमाम तरह के जो स्क्रबर्स आते हैं, एब्जॉर्बर्स आते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में जाने से रोक लेते हैं। यानी जो उद्योगों की चिमनियों से जो गैस निकल रही है, उस गैस से पॉल्यूटेंट्स को सेपरेट करके उसको अलग डिस्पोजेबल बना देते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं। जन जागरूकता, ये तो है ही अल्टीमेटली कि हमें पब्लिक अवेयरनेस पर ध्यान देना होगा, जन जागरूकता को बढ़ावा देना होगा। अब नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना। नवकरणीय ऊर्जा स्रोत मतलब हो गए जैसे सोलर एनर्जी हो गए, विंड पावर मिल्स हो गए, ये या हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हो गए। इनके उपयोग को बढ़ावा देना होगा। इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजना, तमाम तरह की स्कीम चलानी होगी, जो कि सरकारों द्वारा चलाई भी जा रही है। सौर मित्र योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा जो वन रूफ वन पैनल स्कीम भी गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई है कि हर छत पर एक जो फोटोवोल्टेइक सेल यानी सोलर पैनल लगा होना चाहिए। और जो यहाँ पर ये व्यवस्था भी स्टार्ट की गई है कि आप अपने छत के ऊपर जो सोलर पैनल लगवा लीजिए, उससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करोगे, वो इलेक्ट्रिसिटी आप उस स्टेट, जिस स्टेट में आप रह रहे हो, उस स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आप बेच दो और उसकी जगह पर उससे आप बिजली खरीद लो। यानी अब ऐसा प्लानिंग हो रही है कि हर किसान, हर घर का मालिक एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर होगा। और वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वो सोलर एनर्जी होगी। बट इसमें भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं कि सोलर पैनल्स जो हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं,
कुछ एक समस्या ये भी आ रही है कि सोलर पैनल्स को चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। अब चाइनीज जो इंपोर्टेड माल आता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, बट फिर भी हम देख रहे हैं कि तस्वीर बड़ी तेजी से बदल रही है। तो ये कुछ उपाय हुए। अब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो सरकारी पहल है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो क्या क्या हैं कि कुछ तो कानून है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ओके, यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने ये चलाया। फेम योजना की बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए फेम स्कीम चलाई गई। इसके अलावा जो वायु गुणवत्ता निगरानी योजना चलाई गई, भारत स्टेज मानक ईंधन। अब इनमें से कुछ एक जो प्रयास हैं उनकी हम सिस्टमेटिक चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है BS यानी भारत स्टेज फ्यूल, BS ईंधन। अब BS ईंधन के बारे में कुछ फैक्ट, भारत स्टेज कहा जाता है भारत में मानक ईंधन को। मानक ईंधन क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फ्यूल क्या होता है? स्टैंडर्ड फ्यूल वो होता है जिसमें फ्यूल में कुछ फ्यूल का कुछ स्टैंडर्ड गवर्नमेंट तय करती है कि इस ईंधन से इतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, इतनी मात्रा में सल्फर, इतनी मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का एमिशन होना चाहिए। ओके, इससे ज़्यादा अगर एमिशन हो रहा है, इससे ज़्यादा अगर उत्सर्जन हो रहा है इन पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स का, तो वो फ्यूल, वो ईंधन मानक नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, मानक ईंधन को उपयोग में लाने के लिए इंजन, जो कार बनाने वाली, व्हीकल बनाने वाली कंपनीज होती हैं, उनको इंजन में भी कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंज करना होगा। तो इससे दिक्कत क्या आ जाती है? इससे दिक्कत ये आ जाती है कि जब स्टैंडर्ड चेंज होता है ईंधन का, जब ईंधन का मानक बदलता है, तो उस मानक पर जो खरे नहीं उतरते हैं वाहन, वो वाहन फिर आउटडेटेड हो जाते हैं, वो वाहन फिर प्रचलन से बाहर निकाल दी जाते हैं, या ऐसे वाहनों को चलाने पर फिर ट्रैफिक पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है, बट फिर भी हमारे यहाँ ये सब चल रहा है। BS, तो BS के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना जरूरी है। तो पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो हमारे यहाँ ईंधन का मानक है, यानी जो स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूल है, वो फ्यूल का स्टैंडर्ड हमारे यहाँ तय करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये पहला फैक्ट हो गया। कौन इन स्टैंडर्ड्स को कौन तैयार करता है, ये मानकों को कौन निर्मित करता है? तो इन मानकों को नियंत्रित करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, नंबर सेकेंड कि BS जो जीवाश्म ईंधन से चल, जीवाश्म ईंधन बात करें तो जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है फॉसिल्स फ्यूल होता है। ओके, फॉसिल्स फ्यूल मतलब होता है डीजल एंड पेट्रोल। डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, फॉसिल्स फ्यूल में CNG भी आती है, CNG हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब फॉसिल्स फ्यूल हैं। तो फॉसिल्स फ्यूल यानी डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, यानी इससे जो पॉल्यूटेंट्स का एमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल करता है BS यानी भारत स्टैंडर्ड। भारत में पहला जो ईंधन उत्सर्जन मानदंड यानी पहला स्टैंडर्ड जो है पेट्रोल वाहनों के लिए 1991 में और डीजल वाहनों के लिए उससे अगले साल 1992 में तैयार किया गया। ओके, तो पहला जो स्टैंडर्ड है वो कब तैयार किया गया? 1991 में पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए 1992 में, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। वर्ष 2000 से भारत के सभी वाहनों को यूरो 1, भारत के सभी वाहनों के लिए कंपलसरी कर दिया गया यूरो 1, या यू कैन से यूरो 1 को हम BS 2000 कहते हैं क्योंकि 2000 से इसे लागू किया गया। तो BS 2000 लागू किया गया 2000 से भारत के सभी वाहन
इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना शुरू करेंगे। ये पहला इफेक्टिव पहला प्रभावी कदम इस दिशा में उठाया गया। एनसीआर के सभी वाहनों के लिए, एनसीआर यानी जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन है दिल्ली और जो राजधानी क्षेत्र है हमारा, वहां सभी वाहनों के लिए यूरो 2 यानी BS2, यूरो 2 या BS2 के मानदंड को लागू किया गया। तो पूरे भारत में, एनसीआर को छोड़ के पूरे भारत में वर्ष 2000 से BS1 यानी यूरो 1 या BS 2000 और एनसीआर में यूरो 2 या BS2 को लागू किया गया। 2003 में मासेलकर समिति थी। ये मासेलकर समिति जो है रघुनाथ अनंत मासेलकर की अध्यक्षता में गठित की गई थी, मासेलकर कमेटी। ये ध्यान रखना है कि मासेलकर कमेटी का संबंध, मासेलकर समिति का संबंध किससे है? तो मासेलकर समिति का संबंध जो स्टैंडर्ड फ्यूल होता है या फ्यूल का जो स्टैंडर्ड होता है उसको निर्धारित करने के लिए या एमिशन का स्टैंडर्ड तय करने के लिए ये मासेलकर समिति बनाई गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 2020 से 2020 से, आप ध्यान रखना, 2020 से 2020 से BS6 आज लागू है। आज जो है हमारे व्हीकल्स BS6 यानी भारत स्टैंडर्ड 6 के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुरूप डिजाइन किए जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं। ओके, एक बात यहाँ पर, एक फैक्ट और है कि BS5 को स्किप कर दिया गया। BS5 को स्किप कर दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि हम ऐसे देखें तो BS1 मतलब हो गया BS 2000। इसे ही हम यूरो 1 भी कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो ये इस फ्यूल का जो स्टैंडर्ड है, ईंधन का जो मानक है, ये कॉन्सेप्ट यूरो कंट्रीज से या यूरो जो नेशंस हैं वहाँ से आया है। तो इसलिए हम यूरो 1 भी कहते हैं इसको। BS2 है, BS3 है, BS4 है, BS5 स्किप कर दिया गया। अभी जो हम चल रहे हैं 2020 यानी 20 साल में हमने 3 स्टेज ये और 1 स्टेज ये BS6, चौथे स्टेज पर धीरे धीरे हम ईंधन के स्टैंडर्ड को अपग्रेड करते करते लेकर आए हैं। अब ये मासेलकर जी की फोटो है और ये BS6 एमिशन के बारे में BS6 है। आप व्हीकल्स पर भी इस तरह का मोनो देखते होंगे, लोगो देखते होंगे। इसके बाद है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP। ये 2019 में मोदी गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया। इसका पर्पस क्या था? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का पर्पस क्या था? 2024 तक यानी 2024 तक, 2024 तक भारत के जो सर्वाधिक 102 प्रदूषित शहर हैं, 102 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं। तो एक बात तो यहाँ ये भी स्पष्ट हो गया कि भारत में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक पॉल्यूटेड सिटीज में या पॉल्यूटेड सिटीज की संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की संख्या है 102। तो ये कहा गया कि ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में ये टारगेट डिसाइड किया गया कि वर्ष 2024 तक जो भारत के सबसे अधिक प्रदूषित 102 शहर हैं वहां पार्टिकुलेट मैटर जो होता है PM, पार्टिकुलेट मैटर के लेवल में 20 से 30% की कमी करना। ये पार्टिकुलेट मैटर वही मैटर होता है जब आप शहरों में, किसी शहर में घुसते हो, किसी शहर में एंट्री लेते हो तो आप देखते हो कि धुंध छाई हुई है चारों तरफ। वही जो धुंध का कारण है वो पार्टिकुलेट, बारीक बारीक माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, यानी 2 प्रकार के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, PM 2.5 एंड PM 10। तो इनके लेवल में अब यहाँ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम
का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का जो संबंध है वो है पार्टिकुलेट मैटर के लेवल में, या पार्टिकुलेट मैटर की जो डेंसिटी है उसमें 20 से 30% तक कमी लाने से संबंधित है, बाकी और किसी से नहीं। बाद में इसे 2017 की तुलना में PM10 के स्तर में 20 से 30 से बढ़ाकर 40% कर दिया गया और लक्ष्य रख दिया गया 2026 तक। तो अब अगर 2024 तक ही होता तो अब ये आउटडेटेड हो चुका था भाई, 2024 बीत गया, अब उसको क्या पढ़ें। लेकिन अभी बाद में इसे क्या किया गया, संशोधित करके ये टारगेट बना दिया गया 2026 तक, और ये कह दिया गया कि जो PM10 है, पार्टिकुलेट मैटर, ऐसे पार्टिकुलेट यानी ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स हवा में उड़ने वाले जिनका आकार 10 माइक्रोन के बराबर होता है या 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, उनके जो कंसंट्रेशन में, उनकी सांद्रता में 40% की कमी लाई जाएगी। और लक्ष्य रख दिया गया, टाइम जो समय सीमा थी वो बढ़ाकर कर दी गई 2026 तक। उपाय कैसे निगरानी की जाएगी, जन जागरूकता कार्यक्रम, परिवहन व्यवस्था में सुधार और ग्रीनरी को, हरियाली को बढ़ावा दे करके ये प्रयास किया जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत यानी NCAP के तहत ये जो 102 प्रदूषित शहर हैं, इन 102 प्रदूषित शहरों में हर साल ये एक सर्वे किया जाता है, एक सर्वेक्षण किया जाता है, और सर्वेक्षण करके जानने का प्रयास किया जाता है कि कौन से शहरों में क्या लेवल है, या किस शहर ने ये PM10 PM2.5 के लेवल को रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या प्रयास किया। तो उस दिशा में अगर हम बात करें तो वी हैव क्लासिफाइड ऑल द 102 cities in 3 categories, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 में कौन आते हैं, वो शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। कैटेगरी 2 में वो शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो 10 से कम लेकिन 3 लाख से अधिक है। और कैटेगरी 3 में वो शहर आते हैं जिनकी पॉपुलेशन, यानी छोटे शहर आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से भी कम है। अब यहां देखिए कि 2024 में, अभी 25 चल रहा है, 25 के लिए अभी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई नहीं है, तो 2024 के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो कैटेगरी 1 शहर में दिया गया, 3 शहरों को दिया गया, सूरत, जबलपुर, आगरा। यहाँ जो MPPSC की तैयारी या MPSI की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, जो कैटेगरी 1 में आता है। कैटेगरी 1 शहर में यानी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, उसे बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड दिया गया, उसे बेस्ट परफॉर्मिंग पुरस्कार दिया गया। इसी तरह कैटेगरी 2 के सिटीज में फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी। कैटेगरी 3 में देखें तो रायबरेली उत्तर प्रदेश का है, नालगोंडा है और नालगढ़ है। ये पुरस्कार दिए गए। इसमें इंपॉर्टेंट है, जबलपुर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जबलपुर को दिया गया। ओके, तो हो सकता है अभी जब 2025 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार आए तो आप नज़र रखना, आप निगरानी रखना, हो सकता है और किसी हमारे शहर को जो कैटेगरी 1 के हैं, कैटेगरी 2 के हैं या कैटेगरी 3 के हैं मिल जाए। इसके बाद आता है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। सूचकांक क्या होता है? सूचकांक का मतलब होता है सूचक अंक। सूचक अंक का मतलब होता है इंडिकेटर, जो हमें इंडिकेट करे या जो हमें बताए कि आपके शहर का अभी जो रियल टाइम पॉल्यूशन लेवल क्या है। मतलब आप किस माहौल में जी रहे हैं,
आपके शहर में जो हवा में जहर होता है, हवा में जहर की क्या स्थिति है, आप कैसी हवा, किस क्वालिटी की हवा अपने फेफड़ों में उतार रहे हैं, ये जानना हमारा हक है, ये जानने का हमारा राइट है। और ये राइट को फुलफिल किया है, ये जानने के हमारे अधिकार को पूर्ति की है, पूरा किया है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक ने। जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है, इससे रिलेटेड डेटा, यानी ये क्या क्या है हमारे शहर में अभी हवा यानी वायु जो हम सांस ले रहे हैं, सांस के जरिए जो हम अपने फेफड़ों में हवा उतार रहे हैं, उस हवा की या उस वायु की अभी रियल टाइम हमारे शहर में, या शहर ही नहीं, शहर के किसी भाग में रियल टाइम क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक तो पहला जरिया है कि हम गूगल पर ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। वहां आपको AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक साइट मिलेगी। उस साइट में जाकर के आपको अपने शहर या शहर के पर्टिकुलर मोहल्ले का नाम आपको डालना होगा, और वहां पर साइट पर ही आपको रियल टाइम डेटा मिल जाएगा कि आपके इस क्षेत्र में एयर की क्वालिटी क्या है। इतना ही नहीं, वो और कि PM 2.5 का लेवल क्या है, PM 10 का लेवल क्या है, NO2 का लेवल क्या है, SO2 का लेवल क्या है, और अमोनिया का स्तर क्या है, मीथेन का स्तर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल क्या है, ये सारी बातें वहां से हमें पता चल जाएंगी। एक तो ऑनलाइन ये पता चल सकता है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा शहर के जो मुख्य सार्वजनिक स्थल होते हैं, यानी पब्लिक प्लेसेज होते हैं, जैसे कोई बड़ा मॉल है आपके शहर में, रेलवे स्टेशन है, या कोई बहुत चलती हुई सड़क है, तो वहाँ भी सरकार का जो पर्यावरण विभाग होता है, पर्यावरण विभाग ने वहाँ पर डिजिटल स्क्रीन लगा रखी है, डिजिटल डिस्प्ले लगा रखा है। उस डिजिटल डिस्प्ले में रियल टाइम डेटा ये AQI का हमेशा पब्लिश होता रहता है, हमेशा रिले होता रहता है, चलता रहता है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो, इन माध्यमों से आप पता लगा सकते हो कि आपके शहर में एयर की क्वालिटी कैसी है, यानी उसकी गुणवत्ता कैसी है। AQI से आम जनता को ये जानने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है कि हवा की स्थिति उनके स्वास्थ्य के लिए कितनी सुरक्षित है या कितनी हानिकारक है। 2014 में ये जो कॉन्सेप्ट है AQI का, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का, ये कॉन्सेप्ट 2014 में जब हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार गद्दी पर बैठे, उसी साल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये AQI लॉन्च किया। ओके, AQI जैसा मैंने अभी आपको बताया, AQI के 8 घटक होते हैं, यानी AQI में 8 पॉल्यूटेंट्स को शामिल किया गया है, जिसमें एक है PM10, PM 2.5, ओजोन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। ओके, तो ऐसे देख लेंगे, PM 10 और PM 2.5 हो गया, ये एक साथ याद रखिए। तो ये दो निकल गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, इनका पेयर बना दीजिए। ओजोन O3 है और इधर NH3 है, ओजोन और अमोनिया का एक पेयर बना लीजिए। अब बाकी बचता है सिर्फ एक, क्या? दैट इज लेड। तो ये लेड हो गया। तो इस तरह से आप लेड, PbCO, ओके, तो लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ एक बार बोर्ड पर लिख के बता देता हूँ कैसे आपको याद रखना है। याद रखना है
कि देखिए 8 गैसेज हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस AQI में यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल नहीं की जाती, या ये पूछा जा सकता है कि AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स निम्नलिखित में से किस गैस के उत्सर्जन का स्तर नहीं बताता है। ओके, शामिल नहीं किया गया है, तो वो पहला देखिए, याद करने का तरीका पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि पार्टिकुलेट मैटर होता है पीएम। अच्छा हाँ, पीएम से आप इतना याद रख सकते हो कि पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी बने 2014 में, 2014 में, तो उसी 2014 में 2014 में ही ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया। तो पीएम 2.5 एंड पीएम 10 ये दो हो गए। इसके बाद ऑक्साइड्स में सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये दो हो गए, तो दो दो हो गए 4। 8 गैसेज नहीं आपके पास टोटल, 8 में से 4 निकल गए, तो बाकी बचे 4। अब जो 4 बचे वो 4 क्या क्या हो सकते हैं, उन 4 में भी अब देखो O3 प्लस, अब ऐसी ही राइमिंग O3NH3 करना है, ये हो गए 6। ओके, O3 और NH3। अब क्या बचा, अब बचा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, Pb लेड। ओके, तो इस तरह से आप इन 8 गैसेस को याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है 8 गैसेस। अच्छा, अब इन गैसेस का जो श्रेणियां हैं, जैसे ध्यान रखना है कि 0 से 50 तक अगर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से नीचे दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि अच्छा है या बहुत अच्छा है कि आपके शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। ग्रीन, ये देखिए, ये डिस्प्ले करेगा अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से कम है तो ग्रीन कलर दिखाएगा। जैसा आप जानते हो, ग्रीन का मतलब होता है क्लियर है, सब कुछ सही है। ओके, और कोई प्रभाव नहीं, इसका स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर अगर 50 से ऊपर यानी 51 से 100 तक के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके कस्बे का दिखा रहा है, तो इसका मतलब हो जाता है कि सेटिस्फैक्टरी है, मॉडरेट नहीं कहा जा सकता और अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, यानी संतोषजनक है। और ये शो करेगा पीले कलर से, और इसका मतलब होता है कि जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं, बहुत संवेदनशील लोग हैं, उनको हल्की फुल्की प्रॉब्लम, उनको हल्की फुल्की समस्या हो सकती है। तो 50 और 50 ये 100 हो गया। अब इसके बाद आपको ध्यान देना, स्केल फिर 100 बढ़ जाएगा। अब 101 से 200 तक का ये मॉडरेट यानी मध्यम रखा गया है, नारंगी होता है। ऐसा जब क्वालिटी का, जो एयर क्वालिटी का ये जो स्तर है, इस स्तर में बच्चों और बुजुर्ग लोगों को, जो सीनियर सिटीजन होते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें समस्या हो सकती है। अगर 200 से 300, 201 से लेकर और 300 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो रेड होता है। रेड का मतलब खतरा, खतरा का मतलब सांस संबंधी तकलीफें अब होनी शुरू हो जाएंगी और खांसना आदमी शुरू कर देगा। ओके, और अगर 300 से 400, 301 से लेकर और 400 के बीच में है तो मतलब बहुत ही खराब है और बैगनी रंग से दिखाया जाएगा, और इसका मतलब हो गया कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं। और इसके बाद 401 से लेकर 500 के बीच में ये बहुत ही सीवियर है, बहुत ही गंभीर है और मैरून रंग से दिखाया जाएगा, और इसका मतलब हो गया अब पॉल्यूशन इमरजेंसी की का समय आ गया है। अब स्कूल बंद करना, दिल्ली में आपने सुना होगा कि बढ़ते पॉल्यूशन के कारण स्कूल बंद करना पड़ा। ओके, बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ी। ये देखिए, यही मैं कह रहा हूँ, ये 0 से 50 का ग्रीन है, जी 50 51 से और 100 यानी 51 से 100 के बीच में येलो है। अगर हम इधर देखें 100 से, और ये थोड़ा सा इन्होंने गलत बता दिया है, 100 से 200, 100, 101 से 200 के बीच में ये नारंगी है। इसके बाद 200 से 300 के बीच में ये आपका रेड है। 300 से फिर 400 के बीच में ये
बहुत खराब हो जाता है। 401 से 500 के बीच में ये गंभीर स्थिति बन जाती है। अब पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एक और विकास कार्यक्रमों पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया जिसे पर्यावरण प्रभाव आकलन कहा जाता है, यानी इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये याद रखना आप, EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है। यहाँ क्या माना जाता है, यहाँ ये माना जाता है कि जो जो कोई भी आप प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो, कोई प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, जैसे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जैसे जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, यानी नदियों पर डैम बनाने के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बांध परियोजना जिसको हम कहते हैं, या प्रोजेक्ट सड़क बनाने की, रोड प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, हाईवे और एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं ये, या प्रोजेक्ट्स माइनिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, माइनिंग के यानी खनिजों का जो उत्खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है मिनरल्स की, उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एयरपोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट्स हो सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे डेवलपमेंट से जुड़े हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप जानते हो अच्छी तरह से। अब इन किसी भी प्रोजेक्ट पर आप गौर करो कि जैसे हाईवे या एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, तो वहाँ क्या किया जाता है कि हाईवे बनाने के लिए जो भी नक्शा बनाया गया, जो भी ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ओके, उस पर जितने भी पेड़ बीच में आ रहे हैं वो सारे पेड़ों को काट दिया जाता है। ऐसा समझ के पेड़ों को काट देता है जिससे पेड़ों की कोई वैल्यू ही नहीं, पेड़ों की कोई कीमत ही नहीं है, और हमारे डेवलपमेंट के लिए इनको काटना अति आवश्यक है। हम ये भूल जाते हैं कि इन जो ये पेड़ हैं, ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स का भी अपना एक वैल्यू होता है, इनकी भी एक कीमत होती है। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो नियर फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में, ये हमारे लिए जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो डेवलपमेंट हमारे लिए भारी पड़ सकता है। सड़कें होंगी, एयरपोर्ट्स होंगे, ओके, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, बड़े बड़े डैम होंगे, ओके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, सब कुछ होगा, बट बट सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं होगी, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं होगा, खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं होगा। अब आप समझो कि ऐसी स्थिति में हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो क्या सोचा गया कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले, ओके, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को कितनी क्षति हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, ओके। तो अगर अगर हम ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले ही ये क्षति का, इस नुकसान का एस्टिमेट लगा लेते हैं, इसका आकलन कर लेते हैं, आप ऐसे कह सकते हो इसका अनुमान लगा लेते हैं कि भैया इतना नुकसान होने की संभावना है, इतना नुकसान संभव है, अगर ऐसा हमें पता चल जाता है तो क्या हो सकता है। तो पहला चीज, अगर बहुत ज्यादा क्षति है तो उस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल किया जा सकता है, ओके। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि ये इस बात पर विचार किया जा सकता है कि इस नुकसान से कैसे बचा जाए, ओके, क्या उपाय किया जाए इस नुकसान से बचने का। तीसरा क्या किया जा सकता है, तीसरा ये किया जा सकता है कि ठीक है, अगर नुकसान हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाने दो, लेकिन फिर इस बात पर विचार किया सकता है कि इस नुकसान की, यानी नुकसान मतलब डैमेज, जो इन्वायरमेंट का डैमेज हो रहा है, उस डैमेज की भरपाई कैसे की जाए,
इसको कहां से कंपनसेट किया जाए। इसको कंपनसेट करने के लिए पैरेलल कौन से इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएं, कौन से जो जो प्लांट्स के, ट्रीज के, प्लांटेशन के कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएं। तो ये सारी चीजों को शामिल करके और ये एक बहुत अच्छा स्कीम आया कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, यानी EIA। ओके, तो EIA किसी भी विकास परियोजना को आरंभ करने से पहले यह पता लगाना कि परियोजना का पर्यावरण पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट या EIA कहलाता है। ओके, भारत में इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 1978 से शुरू किया गया, 1978 से शुरू किया गया है। ये इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के तहत विभिन्न श्रेणियों की 30 परियोजनाओं को आरंभ करने से पहले सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इन्वायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कौन देता है, ये इंपॉर्टेंट है। 1978 से ये स्कीम लागू की गई, ये योजना चलाई गई। और इसके बाद कौन सर्टिफिकेट देता है किसी प्रोजेक्ट को, क्लियरेंस का कौन सर्टिफिकेट देता है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका सर्टिफिकेट देता है। इन प्रोजेक्ट्स में जो इंडस्ट्रीज, माइनिंग, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा जैसे तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शामिल होते हैं। ओके, इसके बाद हाँ, इससे फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि विकास परियोजना से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, इसका पहले पता लगाकर उसके निराकरण का प्रयास किया जाता है, जिससे कि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। ओके, दूसरा क्या है कि परियोजना के आर्थिक और सामाजिक तथा पर्यावरणीय पक्षों के बीच एक बैलेंस बनाने की, एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सके। ओके, जल, वायु, भूमि, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन से बचा जा सकता है असेसमेंट के जरिए, और इनके एफिशिएंट जो यूज को प्रमोट किया जा सकता है, इनके कार्यकुशल उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य, जीविका और सांस्कृतिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कर उपयुक्त उपाय सुझाया जा सकता है। परियोजनाओं के कारण संभावित भूस्खलन, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से बचा जा सकता है। सरकार को वैज्ञानिक आधार पर ये निर्णय लेने में सहायता मिल जाती है कि किस परियोजना को अनुमति दी जाए और किस परियोजना को अनुमति नहीं दी जाए। भारत जैसे देशों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियों और समझौतों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता मिलती है। ये पूरा पॉइंट्स हो गए। इन पॉइंट्स को आपको लिखना होगा जब आप मेंस लिखेंगे, तो मेंस में ये क्वेश्चन आएगा, मेंस में ये प्रश्न आएगा कि पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी इन्वायरमेंट जो इम्पैक्ट असेसमेंट से आप क्या समझते हैं, उसके फायदे बताइए। ये फुल क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये इस तरह से। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जो होती है, जिसको हम इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? तो अम्ल वर्षा का कारण होता है कि हम जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, यानी हम अपने ईंधन, जो व्हीकल्स में ईंधन होते हैं उनको यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल, कोयला एटसेट्रा, ये ईंधन जब जलते हैं तो इनसे, जैसा मैं पहले बार बार बोल चुका हूँ कि इनसे SO2 और NO2 गैस निकलती है। ये जो SO2 और NO2 गैस होती है, ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है यानी H2O है वेपर फॉर्म में, जल वाष्प, इस जल वाष्प के साथ ये अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके SO2 H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और NO2 नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है HNO3,
नाइट्रिक एसिड बना देती है। ये दोनों खतरनाक अम्ल होते हैं और आप जानते हैं कि अगर अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ये एसिड के पार्टिकल्स बन गए, क्लाउड्स के साथ जुड़ गए, तो जो बरसात होगी उसका क्या परिणाम होगा। तो पहली बारिश, ऐसा बोलते हैं ना, पहली बारिश मैं और तू, तो यहाँ पहली बारिश मैं और एसिड, तो इसीलिए कहा जाता है कि पहली बारिश से बचना चाहिए। पहली बारिश जब फर्स्ट रेन होता है किसी भी सीजन का, तो उस समय बड़े लोग उत्साहित होते हैं। अगर अगर काफ़ी लंबे समय से उन्हें बारिश का एक्सपेक्टेशन है, यानी बारिश का इंतज़ार है, तो लोग अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं एटसेट्रा। बट वो खतरनाक हो सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट अ नॉर्मल रैनिंग, दैट इज एन एसिड रैन। वो एसिड रैन हो सकता है। कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि फिर वो बाल्टी लेके भर लें और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलता कहाँ है। तो इतना भी नहीं है। कहने का मतलब ये होता है कि 1 लीटर पानी में अगर 4 6 10 बूंद भी एसिड की है, ओके, पानी रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एसिड ही बरसेगा, पानी रहेगा, लेकिन अगर 4 6 10 बूंद भी एसिड की पड़ती है तो पहली जो प्रॉब्लम होगी वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम्स जो जो हमारे स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, अगर वो भीग गए तो उनकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। गाय भैंस बकरी ये सब तो भीग ही जाते हैं, क्योंकि बारिश आती है, ये खुले मैदान में घास चर रहे होते हैं, इनके ऊपर ये बूंदें पड़ती हैं। बेचारे, इन्हें तो जानकारी भी नहीं है, ये अवेयर भी नहीं है एसिड रेन के प्रति, फिर इन्हें तमाम त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, इनके बाल झड़ने लगते हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हमारे जो खुले में आसमान के नीचे कार खड़ी है, कार का पेंट, कार का जो रूफ होता है, रूफ का पेंट उड़ जाता है इनके कारण, एसिड रेन के कारण। तो और हमारी बायोडाइवर्सिटी पर तो इसका कितना खतरनाक प्रभाव पड़ता है, हमारे इकोसिस्टम पर इसका कितना खतरनाक प्रभाव पड़ता है, उसका तो आकलन ही नहीं किया जा सकता है। ओके, तो हमें इस एसिड रेन से बचना है, इस अम्लीय वर्षा से बचना है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर। इसके बारे में मैं आपको कल बता चुका हूँ कुछ खास खास बातें, जैसे मैं पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में ये बात बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो यानी पिछला वीडियो नहीं देखा हो, क्योंकि ये क्या एपिसोड है, एक सीक्वेंस से है, एक क्रम से है, और अगर आप क्रम से ही वीडियो देखेंगे ना, तभी आपको ये पूरी क्लास समझ में आएगी, अन्यथा थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो पिछले वीडियो को देखने के लिए, ये बार बार मैं ना बताना पड़े कि पिछले वीडियो को देखने के लिए, पिछले एपिसोड्स को देखने के लिए आप इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पर लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा ओजोन परत। ओजोन के बारे में मैंने आपको कल बताया था, बहुत डिटेल में बताया था, आज उतना डिटेल में नहीं, बट सिर्फ रिकॉल कराने के लिए एक छोटा सा बता दे रहा हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओजोन। ओजोन जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है जो कि ओजोन लेयर बनाती है, ये प्रोटेक्टिव शील्ड है, मतलब ये अल्ट्रावायलेट रेज से बायोस्फीयर को यानी जीवमंडल को, हमें अन्य जीवधारियों को बचाती है। ओके, तो ये एक प्रोडक्टिव शील्ड है, कौन सी, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। और दूसरी ओजोन जो होती है दैट इज ट्रोपोस्फेरिक, यानी क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली ओजोन होती है, वो खतरनाक होती है। अब कल हमने चर्चा की थी कि जो क्षोभ मंडल में ओजोन है यानी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, जो एक पॉल्यूटेंट का काम करती है, वो कैसे बनती है, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, आज हम वो चर्चा नहीं करते। आज हम ये देखते हैं कि हमारा जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे हो रहा है। हालांकि शायद मैंने कल ये बात बताई थी कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है बार बार। कैसे, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपयोग में लाई जाती है एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, एरोसोल स्प्रे, पेंट बनाने
एक्सेट्रा में। ओके, तो इस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, और उसको बचाने के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए, नहीं तो पृथ्वी के जीवन पर संकट मंडरा सकता है, तो उसको बचाने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना जरूरी है। उस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हर 16 सितंबर को, 16 सितंबर को याद रखना है, 16 सितंबर, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और बहुत सारे कन्वेंशन इंटरनेशनल, बहुत सारे सम्मेलन हुई है अंतर्राष्ट्रीय, और उन सम्मेलनों में प्रोटोकॉल्स भी डेवलप किए गए हैं जिससे कि ओजोन लेयर को बचाया जा सके, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहाँ सबसे पहली बार ओजोन लेयर की तरफ दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की गई। आफ्टर दैट मॉन्ट्रियल इज अ सिटी ऑफ कनाडा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2 साल बाद ही 1987 में, 1985 के बाद 1987 में ओजोन के लिए जो हानिकारक गैसें हैं, ओजोन के लिए जो ओजोन परत के लिए जो क्षरण के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं, उन गैसों के उत्पादन पर रोक लगा दी गई। और इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो किगाली प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल 2016 15 अक्टूबर 2016 को ये प्रोटोकॉल साइन किया गया। इस प्रोटोकॉल, किगाली रवांडा की कैपिटल सिटी है किगाली। तो किगाली में दुनिया के लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो इकट्ठा हुए, और वहाँ ये निर्णय लिया गया कि HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से, यानी एक ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप हमें रिड्यूस करना है, हमें कम करना है। तो मित्रों, ये पूरी जो क्लास रही ये वायु प्रदूषण की रही। अब अगला प्रदूषण हो जाता है हमारा वाटर पॉल्यूशन, यानी जल प्रदूषण हो जाता है। अब वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, अगर इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, दिमाग में खिचड़ी बनने लगेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके खाएं, अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट यानी टुमारो, अगली क्लास में हम वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे, जल प्रदूषण की बात करेंगे, और इससे रिलेटेड परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सारी बातें हम करेंगे। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि ज्ञान नाम की जो चीज़ होती है वो बांटने से, वो फैलाने से वो कम नहीं होती है, वो लगातार बढ़ती जाती है। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, जब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत संकीर्ण मानसिकता के, नैरो माइंडेड होते हैं, संकीर्ण मानसिकता के होते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे ये अच्छी चीज़ मिली है, मैं इसे दूसरों के साथ क्यों शेयर करूं। तो फिर क्या होता है कि सपोज कर लीजिए वो चीज़ माना कि अच्छी है, बट हो सकता है कि जब आप दूसरे के साथ उसे शेयर करो और दूसरा फिर उस वीडियो को देखकर, आपका मित्र, आपका कलीग, आपका सहपाठी उस वीडियो को देखकर हो सकता है आपके साथ आगे 2-4 दिन बाद डिस्कस करे, और डिस्कस करके वो कुछ और ऐड ऑन करके आपको बताए। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ नई चीज़ जो मुझसे छूट जा रही हो वो चीज़ भी बताए। तो इसके बेनिफिट से आप वंचित रह जाते हो, आप बचे रह जाते हो जब आप इसे सिर्फ अपने तक सीमित रखते हो। तो अगर इस तरह के ज्ञानवर्धक जो वीडियोज हैं वो आपको ऐसा लगता है कि रियली ये एक बेहतर प्रयास है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जो प्रयास होते हैं ये प्रयास हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। देखिए, हमारा ऐसा कुछ भी मकसद नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बनाएं
या हम यूट्यूबर बन के यूट्यूब से कमाई करें, बिल्कुल ऐसा कोई पर्पज नहीं है। ऐसा पर्पज होता तो हम भी यहाँ नाच गा रहे होते, उछल कूद कर रहे होते। मैंने देखा है यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पढ़ाई के नाम पर नौटंकियाँ चल रही हैं कि कोई किसी तरीके से बच्चों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी तरीके से। कई बार तो अध्यापक जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, वो भाषा की मर्यादा ही भूल जाते हैं। तो भाई मेरे, हमें या हमारे चैनल को, रुद्र आईएएस चैनल को अपनी ऐसी कोई इमेज नहीं बनानी है। मैं ये कहता हूँ कि अगर 4 लोग हमें नहीं लाइक करते, 4 लोग हमें नहीं पसंद करते, तो वो हमें मंजूर है। बट एक गंदी इमेज बना करके कि 4 लोग पीठ पीछे हमारी बुराई करें, हमारे पढ़ाने के तरीके पर टीका टिप्पणी की जाए, दैट दैट इज नॉट गुड फॉर मी। ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है। ओके, तो जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि हम अपनी एक पहचान इस रूप में बनाना चाहते हैं कि हम लगातार अपनी सेवा देते रहें। अब जो भी थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, वो नॉलेज हम बच्चों के साथ शेयर करते रहें। और एक कहीं न कहीं पीछे, उसके पीछे एक इंटेंशन, एक जो जो एक इच्छा ये भी है कि पता नहीं दुनिया में हम कितने दिन के मेहमान हैं, कल रहें ना रहें। तो हमारे चले जाने के बाद भी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो हमारे इस अल्प ज्ञान से, इस छोटे ज्ञान से, इस जो कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज है उससे लाभान्वित हो सके, उसका फ़ायदा उठा सके, ऐसा छोटा सा एक प्रयास है। प्रयास होता है। एक आपने सुना होगा, जंगल में आग लगी तो गिलहरी का भी एक प्रयास था। वो कहानी मैं यहाँ नहीं सुनाने जा रहा हूँ, बट आप ऐसा ही समझ सकते हो कि ये मेरा प्रयास भी एक गिलहरी प्रयास जैसा ही है। तो बट इन सब में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमने जितना भी मेहनत करके हमने स्लाइड्स बनाए या आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस होते हैं, उनको इधर उधर से कलेक्ट किया रात रात भर जाग करके, और फिर इसके बाद हम यहाँ आकर के और घंटों उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसके एप्रिसिएशन में क्या चाहिए? एप्रिसिएशन में सिर्फ ये चाहिए कि देखकर मन खुश हो जाता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, व्यूअर्स की संख्या बढ़ती है, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती है, तब ऐसा लगता है कि ठीक है। चलिए खैर, एक ये भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सीएम मिश्रा आस्तिक इंसान हूँ, और भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो गीता में उपदेश दिए गए हैं उनको मानता हूँ। और उन्हीं उपदेशों में एक बहुत पॉपुलर सा मैसेज, एक बहुत पॉपुलर सा संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचिना, यानी अपना कर्म किए जा बंदे, फल की चिंता मत कर। फल, अगर आपका कर्म अच्छा है, आपका जो प्रयास है वो प्रयास निश्चल है, तो फल ईश्वर अवश्य देगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एपिसोड में कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।